पेरेंट्स हो, एम्प्लॉय हो, यंगस्टर हो, या आपको केवल पॉकेट मनी ही क्यों ना मिलती हो, आई एम प्रिटी श्योर कि पैसा तो है आपके पास, लेकिन आपको पता ही नहीं कि खर्च कैसे करना है। पास का पैसा जब खत्म हो जाता है तो आपके मन में ख्याल आता है कि उफ, इस माह यदि मैंने ये वाला फालतू खर्च नहीं किया होता तो शायद यह महीना मस्ती से कट जाता। आज हमारे मन की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन महीने के अंत में हमारा बैंक खाता या तो नील होता है या हम कर्ज में होते हैं। जिस प्रकार किसी परीक्षा में असफल छात्र अपनी असफलता के लिए हमेशा विपरीत परिस्थितियों को जिम्मेवार बताता है, ठीक उसी प्रकार हम अपनी फाइनेंशियल असफलता के लिए कभी सरकार, कभी महंगाई, तो कभी टैक्स का बहाना बनाकर कन्नी काट लेते हैं। आखिर क्या कारण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है जबकि अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं? क्या ये सरकार, ये महंगाई, ये बीमारी उनके लिए नहीं है? क्या उन्हें इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता? आखिर और कितना कमाया जाए कि हमें भी फर्क पड़े और हम भी दिन प्रतिदिन अमीर होते जाएं? तो शेयर करें इस वीडियो को, जानेंगे सब कुछ इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल edu.darkhorse में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। नए नए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले अपने बड़े भाई साहब से बात करने के क्रम में मैंने यह जाना कि एक अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी उनका अकाउंट महीने के लास्ट में या तो शून्य हो जाता है या वे कर्ज में होते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये सिचुएशन आपने भी फेस किया होगा या करते आ रहे होंगे। मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी और सर्वप्रथम यह पता लगाने का प्रयास किया कि वाई पुअर बिकम पुअरर एंड अ रिच बिकम मिलेनियर। इस सवाल का जवाब मुझे द फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से मिला। फिर मेरा दूसरा प्रश्न कि क्या ये महंगाई, ये सरकारी पॉलिसीज, टैक्सेशन, मेडिकल खर्चे, ये सभी केवल गरीब ही परेशान होते हैं इनसे, अमीर नहीं होते हैं? अपने आसपास की न्यूज़, मीडिया, गूगल, यूट्यूब करने के बाद पता चला कि नहीं भाई, वहाँ तो अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। अमीरों को तो बीमारी भी अमीरों वाली लगती है और उनका ट्रीटमेंट भी महंगा होता है, जबकि गरीबों को गरीब वाली ही बीमारी होती है। जैसे आपने शायद ही सुना होगा कि किसी गरीब को डिप्रेशन हो गया हो और वह इसके इलाज के लिए डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा हो। हमारे बिहार में अगर बच्चा कहे कि पापा हमको डिप्रेशन हो गया है तो पापा मार कंटा डिप्रेशन का ऑपरेशन वहीं पर कर दें। तो मतलब ये है कि अमीरों को बीमारी भी अमीरों वाली होती है और वे भी टैक्स देते हैं, हमसे ज़्यादा देते हैं, महंगाई से वो भी पीड़ित हैं, अर्थात उनकी बीमारी में इसका कोई रोल नहीं है। अब बचा मेरा तीसरा सवाल कि कितना कमाया जाए कि अंबानी की एंटेलिया हमारी हो जाए। इस एक सवाल ने मुझे भरपूर परेशान किया और कसम से जब इस सवाल का जवाब मुझे मिला तो मैं तो सवाल ही भूल गया। 3 दिन 13 घंटे के अथक रिसर्च के बाद मैंने यह जाना कि हमारी आय तो पर्याप्त है किंतु व्यय का तरीका गलत है। अर्थात हम जितना भी कमाते हैं यदि उसे ही ढंग से व्यवस्थित तरीके से खर्च किया जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों को, उन सभी डिसिप्लिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको अपना करके हम भी कम आमदनी में बड़ी बचत कर सकते हैं। इस क्रम में हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सामान्यतः हमारी यही मानसिकता होती है कि अपनी आय में से आवश्यक खर्च कर लेने के बाद हम सेविंग करेंगे, फिर थोड़ी बहुत राशि को कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इस तरीके में हम ना तो अपने खर्च को कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही हम बचत ही कर पाते हैं। हमें इस क्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए और सर्वप्रथम अपनी आय में से सेव किया जाए, फिर इन्वेस्ट करें और तब अंत में आवश्यक खर्च को निपटारा किया जाए। शुरुआत में ये आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के लंबे अभ्यास से आप न केवल बचत कर पाएंगे बल्कि अपने अनावश्यक खर्च पर भी लगाम लगा पाएंगे। अब सवाल ये उठता है
कि कितना सेव करें और कितना इन्वेस्ट करें। इसके लिए हमारा पॉइंट नंबर दूसरा हम देखेंगे कि सबसे पहले अपनी आय का कैलकुलेशन जो हम करते हैं उस तरीके को सुधार करने की आवश्यकता है। सपोज यदि आपकी मासिक आय 30,000 है तो आप इसकी गणना वार्षिक करें। ऐसा करने से आपको कैश फ्लो मैनेज करना आसान हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। आसान शब्दों में आप यह जान पाएंगे कि कहीं आपने आय से अधिक खर्च तो नहीं कर दिया। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर जब सारी दुनिया मासिक आय की गणना करती है तो हम वार्षिक गणना क्यों करें। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी महीने में आपकी मासिक खर्च आय से अधिक हो जाए। ऐसा आमतौर पर शादियों के महीने में या फिर मार्च अप्रैल में बच्चों के एडमिशन को लेकर के हो सकता है। ऐसे में मासिक आय की गणना करने पर हमारा डिसिप्लिन टूट सकता है। लेकिन जब हम आय की गणना मासिक के बजाय वार्षिक करते हैं तो औसत खर्च की गणना करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कैलकुलेट योर मंथली इनकम एनुअली, जिससे हमारा कैश फ्लो आसान हो जाएगा। हम यह जान पाएंगे कि हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो जा रहा है, निगेटिव जा रहा है या न्यूट्रल जा रहा है, और इससे हम इन्फ्लेशन और अपने इनकम के बीच के रिलेशन को भी बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। जब हम इन चीज़ों को कर लेंगे तो हमारा अगला स्टेप होगा अपनी आय को स्प्लिट करना। अब जब आपने अपने आय की गणना वार्षिक रूप में कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप है आपको अपनी आय को विभाजित करना। यह विभाजन 3 रूपों में होगा, 30%, 50% और 20%। अपनी वार्षिक आय का प्रथम 30% इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखेंगे, नेक्स्ट 50% को आवश्यक खर्चों की कैटेगरी में रखेंगे, जबकि लास्ट के 20% को वांट्स एवं लग्जरी आइटम की कैटेगरी में हम रखेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं 30% कैटेगरी ये क्या है और इसको हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हमारी आय का 30% कैटेगरी क्या है। ये हमारी आय का सबसे प्रमुख हिस्सा है जिसे हम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के नाम से जानेंगे। ये हमारी आय का वो हिस्सा है जिसमें हम टर्म इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, इमरजेंसी फंड के रूप में, नॉन गारंटेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट के रूप में और गारंटेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न के रूप में हम इसको विभाजित करेंगे। सबसे पहले प्रथम वरीयता में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की। जीवन की डोर बेहद नाजुक है, कब छूट जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में हमारा पहला काम होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे अपनों को कोई तकलीफ ना हो। ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी 30 साल की आय का इंश्योरेंस लेना बेहतर डिसीजन हो सकता है, जो होगा समथिंग अराउंड 1 CR। 1 करोड़ के इंश्योरेंस की वार्षिक प्रीमियम आएगा समथिंग अराउंड 15,000, और अगर हम इसे माह में कैलकुलेट करें तो होगा 1250 रुपया मासिक। हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी हेल्थ इंश्योरेंस। वर्तमान समय में मेडिकल खर्चों के हिसाब से 5 से 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा, जिसका 1 साल का प्रीमियम होगा अराउंड 15,000 रुपया, जो कि 1250 रुपया मंथली के रूप में हम पे कर सकते हैं। हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी इमरजेंसी फंड। यह एक ऐसा फंड है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन यदि आपको इसका महत्व जानना है तो आपको अपनी दादी या नानी से पूछना होगा कि कैसे उन्होंने परिवार के दैनिक खर्चों में से महज एक एक मुट्ठी अनाज की बचत करके उस तंगहाली और गैर तकनीकी नॉन ग्लोबल एरा में अच्छी खासी संपत्ति को अर्जित किया। अब आप कहेंगे ठीक है, अब ये तो बताओ कि इमरजेंसी फंड में कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के रूप में हमारे पास हमारे 1 माह की सैलरी सेफ होगी। साल दर साल जैसे जैसे हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता जाएगा, आपका इमरजेंसी फंड कंपाउंडिंग ग्रोथ प्रदान करता जाएगा।
इमरजेंसी फंड के लिए हम बैंक में ऑनलाइन एफडी या आरडी खुलवा सकते हैं, जिससे इमरजेंसी में पैसा तत्काल आपके पास आ जाए। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की लिस्ट में हमारा अगला कैटेगरी है नॉन गारंटेड रिटर्न। ऐसा नहीं है कि इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन कितना इसकी गारंटी नहीं है। मे बी 10%, 20% और 50%, और समथिंग लाइक -10, -20 और -50% भी हो सकता है। इस कैटेगरी के अंदर हमें अगेन अपने वार्षिक आय में से केवल 1 माह की सैलरी को ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस 1 माह की आय को हम डाइवर्सिफाई करते हुए म्यूचुअल फंड और स्टॉक, इन 2 जगहों पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से एक तो हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, और दूसरा मार्केट के सेंटीमेंट से भी हम बचे रहेंगे। तीसरा, समय के साथ कंपाउंडिंग का भी लाभ लेते रहेंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी को बांटें तो हम 2 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एक 1000 रुपये का और दूसरा 5000 रुपये पर मंथ का, और रेस्ट जो हमारा है 1000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक में एज ए SIP इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में हमारा अंतिम कैटेगरी है गारंटेड रिटर्न कैटेगरी, जहां थोड़ा ही सही लेकिन रिटर्न की भरपूर गारंटी होती है। जैसे PPF, पोस्ट ऑफिस और गोल्ड में समथिंग हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ थोड़ी ही मात्रा में लेकिन हमें रिटर्न भरपूर मिलेगा। इस मद में हम अपनी वार्षिक आय का 18,000 रुपया हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हम PPF में 6,000 सालाना का अगर हम भुगतान करते हैं तो ये हमें 500 अराउंड मंथली पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में अगर 6,000 का हम भुगतान कर दें सालाना के तर्ज पे, जो कि हमें 500 रुपया ही मंथली पड़ेगा। और गोल्ड बॉन्ड के रूप में अगर हम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट पर मंथ यानी ईयरली 6,000 रुपये कर दे तो ये टोटल 18,000 रुपये हमारा गारंटेड स्कीम के तहत हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं अपनी आय के उस भाग की जहां हम खर्च तो भरपूर करते हैं लेकिन रिटर्न 0 होता है। जी हाँ, वो 50% वाला भाग जिसे हमने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए रखा है। इस कैटेगरी में हमारा EMI, हमारा रेंट, हमारा बिल, स्कूल और कॉलेज के फीस, ग्रॉसरीज, मेडिसिन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सभी चीज़ें आती हैं। इस भाग को हम चाहकर भी पूर्ण रूपेण नियंत्रित नहीं कर पाते, लेकिन कुछ हद तक नियंत्रित करके अपने तनाव को जरूर हम कम कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हमने अपनी वार्षिक आय का 50% हिस्सा रखा है, जो होता है समथिंग अराउंड 1,08,000 रुपया। अगर हम इसे मंथली वाइज कैलकुलेट करें तो ये लगभग हमारी मासिक आय का आधा भाग यानी 15,000 रुपया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी वार्षिक आय के अंतिम 20% की, जो हमारी तमाम समस्याओं की जड़ है। यह भाग है उन सभी खर्चों का जिसे हम अपनी इच्छा पूर्ति या शौक को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे नया फ़ोन, नई गाड़ी, नए कपड़े, महंगे कपड़े इत्यादि। यदि हमने केवल इस 20% के व्यय को कंट्रोल कर लिया तो लाइफ की जिंगलाला हो जाएगी। लेकिन इस 20% के खर्चे पर नियंत्रण रखने के लिए ये समझना सबसे ज़रूरी है कि कोई भी खर्च आपकी ज़रूरत है या इच्छा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप T+2 डेज जो रूल है इसको समझें। आइए समझते हैं कि ये T+2 डे रूल क्या है। किसी भी नए सामान को खरीदने से पहले मिनिमम 2 दिन का वेट करें। यदि 2 दिवस के बाद भी आपको वह सामान चाहिए तो उसे निश्चित रूप से खरीद लें, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है कि वह सामान निश्चित रूप से आपकी ज़रूरत है। वांट्स एंड लग्जरी कैटेगरी में हम अपने एनुअल इनकम का 20% इन्वेस्ट करते हैं। 20% कैटेगराइज करेंगे जो होता है लगभग 72,000 रुपया सालाना, और अगर हम मासिक स्तर पर बात करें तो यह है 6,000 रुपये मासिक। इस प्रकार हम बेहतर मैनेजमेंट के साथ कम सैलरी में अपने सभी दायित्वों को निभाते हुए एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। आइए
इस चार्ट की मदद से हम पुनः समझते हैं। सबसे पहले हमने अपनी आय की वार्षिक गणना किया, फिर हमने अपने वार्षिक आय को 30:50:20 में बांट दिया, जिसमें से पहला 30% हमारा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, अगला 50% आवश्यकता के लिए और नेक्स्ट का 20% वांट्स एंड लग्जरी के लिए। फिर हमने अपने 30% की कैटेगरी को सब कैटेगराइज किया, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, नॉन गारंटेड इन्वेस्टमेंट, गारंटेड इन्वेस्टमेंट के रूप में। सपोज करें यदि हमारी मासिक आय 30,000 रुपया है तो हमारा सालाना आय हो गया 3,60,000 रुपया, जिसमें से 30% समथिंग अराउंड 1,08,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का है। और इसमें से हमने सबसे पहले प्राथमिकता दिया है टर्म इंश्योरेंस को, जिसमें हमने अपने 15,000 रुपया सालाना हमने टर्म इंश्योरेंस में डाला, 15,000 सालाना हमने हेल्थ इंश्योरेंस में डाला, 1 महीने की सैलरी 30,000 रुपया हमने इमरजेंसी फंड में डाल दिया, 1 महीने की सैलरी को हमने नॉन गारंटेड रिटर्न में डाल दिया और समथिंग अराउंड 18,000 रुपये को हमने गारंटेड रिटर्न में डाला, जो हमारा सालाना इनकम का 30% इन्वेस्ट हो गया। अगर मंथली वाइज हम कैलकुलेट करें तो ये मंथ का हमारा 9,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा रहा है। वहीं अगर हम अपने EMI और बिल जो हमारी आवश्यकता वाली कैटेगरी है उसकी बात करें, जो कि हमारे सालाना आय का 50% है, जो 1,80,000 रुपया है। अगर हम इसे माह में कैलकुलेट करें तो ये होता है 15,000 रुपया। तीसरी कैटेगरी हमारी है 20% वांट्स एंड लग्जरी वाली। तो इस कैटेगरी में हमने अपनी आय का 20% हिस्सा संभाल के रखा है, जो होता है समथिंग अराउंड 72,000 रुपया। और अगर हम इसे माह स्तर पर कैलकुलेट करें तो ये हो रहा है हमारा 6,000 रुपया। मैंने यहाँ 30,000 के आय को एक आधार मानकर एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप अपनी इनकम के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी वार्षिक आय का ये जो वांट्स एंड लग्जरी वाला हिस्सा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारी वार्षिक आय का 20% हिस्सा है, जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए अलग किया गया है। उसे खर्च करने में थोड़ा सा टफ डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब इस 20% के खर्चे में से आपका नियंत्रण हटेगा, ऊपर के सारे नियम फेल हो जाएंगे। आप कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे और आप डे बाय डे गरीबी के दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक फुल प्रूफ मनी मैनेजमेंट प्लान। इस प्लान का यदि आपने 10% भी फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। इस वीडियो को आप उन सबों के साथ शेयर कीजिए जो या तो फिजूल खर्च करते हैं या लगातार कर्ज में है या फिर अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय द वे, अगर आप भी इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में मेरी जर्नी जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने 3 रुपये 53 पैसे से बनाया 3 लाख, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे वही मिलूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज एडुप्लॉट डार्क हॉर्स।